हेलो स्टूडेंट्स, डेट 2 जनवरी 2024 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है वर्ष 2027, दूसरा है वर्ष 2028 या तीसरा है वर्ष 2029 या चौथा है वर्ष 2030। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्ष 2029। वर्ष 2029 तक जो है भारत अंटार्कटिका में अपना मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। ज़्यादातर देशों के जो भी अनुसंधान केंद्र हैं वह अंटार्कटिका में ही स्थित है। अंटार्कटिका में ये सारे अनुसंधान स्थापित करने का उद्देश्य मतलब यह होता है क्योंकि अंटार्कटिका में कोई भी मनुष्य नहीं रहता, जिससे कि किसी भी मनुष्य को हानि नहीं पहुंच सकती। इसलिए जो है अंटार्कटिका में देश अपने अनुसंधान स्थापित करते हैं। भारत सरकार के भी यानी कि हमारे भारत के भी जो है अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित हैं। अंटार्कटिका जो है इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। भारत सरकार मैत्री-2 अनुसंधान जो है मैत्री जो कि पहला अनुसंधान है उसकी जगह पर स्थापित करेगी। अंटार्कटिका में भारत के 3 केंद्र स्थापित हैं। उन तीनों के नाम हमारा पहला है गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती अनुसंधान। मैत्री अनुसंधान की जगह जो है अब भारत सरकार मैत्री-2 अनुसंधान स्थापित करेगी। अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित हैं। वहीं आर्कटिक में भारत का 1 अनुसंधान केंद्र स्थापित है और आर्कटिक में स्थित भारत का अनुसंधान जो है वह हमारा हिमाद्री स्टेशन अनुसंधान जो है आर्कटिक में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की? तो ऑप्शंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास या डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी को जो है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 का थीम निर्धारित किया है, यानी कि 2025 जो है वह सहकारिता वर्ष, क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी और शांति और विश्वास का वर्ष है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को जो है ये सारे थीम नियुक्त की हैं। वर्ष 2025 को यूएन जनरल असेंबली ने इन तीनों थीमों को घोषित किया है। यूएन जनरल असेंबली की वर्तमान में अध्यक्ष जो है वह फिलिमान यांग हैं। फिलिमान यांग जो है यह 79th नंबर के यूएन जनरली असेंबली के अध्यक्ष हैं। फिलिमान यांग कैमरून के रहने वाले हैं। 2025 को क्वांटम वर्ष इसलिए घोषित किया क्योंकि 100 वर्ष पहले यानी कि 1924 में जो है हाइजेनबर्ग जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्वांटम अनुसंधान की नींव रखी थी। क्वांटम विज्ञान का प्रस्ताव जो है घाना देश लाने वाला है। घाना की राजधानी अक्रा है। वर्ष 2024 को जो है कैमलिट्स का वर्ष घोषित किया गया था। 2023 को जो है मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था और 2026 को जो है भारत और पेरू स्पेन के बीच जो है वर्ष 2026 को संस्कृति वर्ष जो है घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन 425 के तहत
जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया? तो हमारे इसके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, दूसरा है इजराइल, तीसरा है यूक्रेन या चौथा है तुर्की है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने जो है हाल ही में अपना एक जासूसी उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। साउथ कोरिया ने यह जासूसी उपग्रह जो है मिशन 425 के तहत प्रक्षेपित किया। दक्षिण कोरिया ने अपना यह जासूसी उपग्रह जो है कैलिफोर्निया से लॉन्च किया है। साउथ कोरिया द्वारा लॉन्च जासूसी उपकरण मिशन 425 जो है कैलिफोर्निया में रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया है। फाल्कन 9 जो है ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है और फाल्कन 9 ने ही जो है साउथ कोरिया के मिशन 425 उपग्रह को जो है लॉन्च किया है। यह उपग्रह यानी कि जो अभी यह उपग्रह लॉन्च हुआ है अब तक जो है ये तीसरा जासूसी उपग्रह है। स्पेडेक्स मिशन जो अब भारत में हाल ही ने लॉन्च किया है डोपिंग के प्रदर्शन के लिए, इसरो ने जो लॉन्च किया है स्पेडेक्स मिशन को जो है PSLV C60 लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो ने प्रोबा 3 जो है PSLV C59 के तहत लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया? तो जलवायु इसके ऑप्शन है हमारे, पहला है सूरत, दूसरा है इंदौर, तीसरा है मुंबई या चौथा है पुणे। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदौर। इंदौर में जो है हाल ही में एक मिशन चलाया गया है जिसका नाम है जलवायु मिशन, और इस जलवायु मिशन के तहत जो है इंदौर विश्व में पहला शहर बनना चाहता है जो कि ऊर्जा साक्षर शहर बनेगा। यानी कि इंदौर जलवायु मिशन शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत इंदौर जो है कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करेगा। यानी कि जो भी कार्बन से यूजेस चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। कार्बन के अलावा जो अन्य ऊर्जाएं हैं जो कि हमारी नवीनीकरण ऊर्जाएं हैं उनको ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। इंदौर का उद्देश्य यह है कि वह विश्व का पहला ऊर्जा शहर बने। यह मिशन जो है 100 दिन का अभियान है, यानी कि इंदौर जो है जलवायु मिशन 100 दिन तक चलाने वाला है और 100 दिन तक इस चलने वाले जलवायु मिशन में जो है एनर्जी स्वराज फाउंडेशन भी मदद करेगा। इंदौर जो है विश्व का पहला ऊर्जा शहर बनने के साथ साथ जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, और हाल ही में जो है इंदौर में भीख मांगने पर फाइन और सजा का जुर्माना भी देना पड़ेगा और सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किससे है? यानी कि ECTA समझौता जो है यह किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो इसके ऑप्शन है, पहला है भारत, यूरोपीय संघ, दूसरा है भारत या जापान, तीसरा है भारत या US और चौथा है भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ECTA समझौता हुआ था। यह समझौता जो है 2022 में 29 दिसंबर को हुआ था, जो कि 29 दिसंबर 2024 को जो है पूरे 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ECTA समझौते को 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ECTA समझौता जो है यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है एक दूसरे को आर्थिक सहयोग और व्यापार में मदद करने के लिए दोनों ही देशों ने हस्ताक्षर किए थे।
जिसमें इन 2 वर्षों में जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने जो है देशों ने एक दूसरे की आर्थिक तौर पर और व्यापार में भी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? तो एक राष्ट्र एक सदस्य योजना जो है किसने लॉन्च की है? तो हमारे ऑप्शन है, पहला है इनफ्लिबनेट, दूसरा है NCERT, तीसरा है CBSE या चौथा है नीति आयोग। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, इनफ्लिबनेट। इसने जो है हाल ही में एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना को जो है लॉन्च किया है। एक राष्ट्र एक सदस्य का मतलब यह होता है कि आप एक बार जो है सदस्यता लेकर आप इसकी हर एक पार्ट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसमें जितने भी हिस्से हैं उस योजना के, आप उन सभी योजना के हिस्सों को बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनफ्लिबनेट जो है इसको केंद्र सरकार ने भी मंजूरी प्रदान कर दी है। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना जो है इनफ्लिबनेट 1 जनवरी 2025 से शुरू करेगा, जिसमें एक सदस्यता लेने पर जो है आपको शोध पत्र, डिजिटल शैक्षणिक सामग्री और एक्सेस दान किया जाएगा। यानी कि इसमें जो है आप ऑनलाइन जितनी भी सर्च हो रही है या ऑनलाइन आपको जितना भी सामग्री मिलनी चाहिए वो आपको प्रदान की जाएगी, और एक्सेस यानी कि आप इसमें जो है सदस्यता लेने पर इनफ्लिबनेट योजना में जो है एकदम से आप एक्सेस कर सकते हैं, इसमें अंदर जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना जो है 3 वर्ष तक चलेगी और इसमें जो है लगभग 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यानी कि इसमें जो है स्टूडेंट्स को सदस्यता लेनी पड़ेगी एक राष्ट्र एक सदस्यता में, और इसके जरिए से जो है आप सारी इंटरनेट सामग्री का यूज कर सकते हैं, और इसमें जो है आपको निवेश भी करना पड़ेगा जो कि लगभग 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इनफ्लिबनेट का जो है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क भी कहते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया? इसके ऑप्शन हैं, पहला है झारखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार या चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्य प्रदेश, क्योंकि भोपाल शहर जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। भोपाल में 1984 में एक गैस त्रासदी हुई थी जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। भोपाल में यह गैस त्रासदी जो है एक जहरीली गैस जिसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है, इसके रिसाव होने की वजह से वह भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। त्रासदी के वक्त जो है लोगों की जान भी गई और बहुत सारा केमिकल कचरा भी वहां पड़ा रहा। 1984 से अब तक जो है उस केमिकल कचरे का निपटान नहीं किया गया था, और अब जो है उस केमिकल यानी कि जहरीले कचरे का निपटान कार्य जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 1984 में जो है यूनियन कार्बाइड कंपनी यानी कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था वह यूनियन कार्बाइड कंपनी से जो हुआ था, इसका रिसाव जो है भोपाल में हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। 2024 में जो है इस घटना को पूरे 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जहरीला कचरा लगभग जिसका निपटान किया जाएगा वह लगभग 337 मिलियन टन कचरा है, और इस कचरे का निपटान जो है धार जिले में किया जाएगा। इंदौर से धार जिला जो है केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर जो है इस कचरे के निपटान की वजह से जो है धार जिला के लोगों ने जो है उंगली उठाई और ये कहा कि अगर हम पे इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा तो हम इसको यहाँ पे इसका कचरे का निपटान नहीं करने देंगे। परंतु अब जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि यह जहरीला कचरा जो है वह धार जिले में ही ठिकाने लगाया जाएगा, इसका निपटान किया जाएगा। परंतु जहरीले कचरे का निपटान करने के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार लीक प्रूफ कंटेनर्स का यूज करेगी और जीपीएस को भी कंटेनर्स में लगाएगी, जिससे जो है
धार जिला में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको कोई भी परेशानी ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का कप किसने जीता? तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है केरल, दूसरा है बंगाल, तीसरा है मुंबई या चौथा है दिल्ली। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, बंगाल। बंगाल ने जो है संतोष ट्रॉफी 33 बार जीत चुका है, यानी कि ये 33वीं ट्रॉफी जो है ये बंगाल के पास है, परंतु संतोष ट्रॉफी का यह क्रम जो है वह 78वां क्रम है। संतोष ट्रॉफी जो हुई है इसका हाल ही में ये 78 क्रम था। फाइनल में संतोष ट्रॉफी का फाइनल मैच जो है हैदराबाद में स्थित बाल योगी स्टेडियम में हुआ था। संतोष ट्रॉफी कप का जो फाइनल मैच था वह बंगाल की और केरल के बीच में था, जिसमें जो है बंगाल विजेता रही। वहीं बंगाल जो है संतोष ट्रॉफी का कप 33 बार जीत चुकी है, यानी कि बंगाल की टीम का यह कप जो है वह 33वें नंबर का ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी का कप है। इसी संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल मैच से संबंधित ट्रॉफी है और 2024 में हुए संतोष ट्रॉफी कप के मैच में जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज वीटर थंगराज को नियुक्त घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो उसके ऑप्शन है, पहला है डॉक्टर संदीप शाह, दूसरा है बी राम सुब्रमण्यम, तीसरा है रजत वर्मा या चौथा है संजय मल्होत्रा। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, रजत वर्मा। रजत वर्मा को जो है हाल ही में डीबीएस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। रजत वर्मा को जो है डीबीएस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। वहीं रजत वर्मा का सीईओ नियुक्त होने के बाद जो कार्यकाल शुरू होगा वह 1 मार्च 2025 से शुरू होगा। रजत वर्मा के डीबीएस बैंक का सीईओ बनने की घोषणा जो है सरोज सोम ने की है, यानी कि सरोज सोम जो है ये रजत वर्मा से पहले जो है डीबीएस बैंक के सीईओ रह चुके हैं। सरोज सोम का जो है अब सेनानी व्रत होने से पहले ही जो है उन्होंने रजत वर्मा को जो है डीबीएस बैंक का सीईओ नियुक्त किया है। सरोज सोम जो है ये डीबीएस बैंक के 2015 से जो है सीईओ रह चुके हैं और अब जो है वह अपने पद से सेनानी व्रत हो रहे हैं और उनके पद पर जो है अब रजत वर्मा को डीबीएस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसके ऑप्शन है, पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान या चौथा है गुजरात। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पंजाब। पंजाब में ने जो है हाल ही में सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें जो है मातृ मृत्यु दर को कम करने की कोशिश की जाएगी। के अंतर्गत जो है मृत्यु दर को कम करने की कोशिश की जाएगी या पंजाब सरकार जो है नवजात शिशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी लेगी। शिशुओं की देखभाल और मृत्यु दर को कम करने के लिए जो है सृजन मोबाइल ऐप पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। पंजाब सरकार जो है इससे पहले भी कई सारे मिशन लॉन्च कर चुकी है। अलग अलग मिशन का अलग अलग उद्देश्य होता है। उसी प्रकार जो है अभी कुछ टाइम पहले पंजाब सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया था, जिसमें जो है पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए चलाया गया था। यानी कि पंजाब में जो है बहुत ज्यादा नशे का जो है चलन चल रहा था, जिसको देखते हुए जो है पंजाब सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया और इसमें जो है सफलता पाने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।